हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों हिंदी के गद्य खंड का अध्याय 3। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के गद्य खंड का अध्याय 2। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल साइंस जंक्शन धीरज सर पर। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों उसने कहा था अध्याय, जो लिखा गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी के द्वारा ये अध्याय लिखा गया है, उसने कहा था। और इस अध्याय का हम लोग पूरा प्रश्न उत्तर जो है एक ही वीडियो में पढ़ने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और आज के इस क्लास में बहुत ही खास कुछ ऐसे प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है जो प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षा में पूछे गए हैं या परीक्षा में आने वाले हैं। आपके अगर दृष्टिकोण से देखा जाए कि एग्जाम के दृष्टिकोण से क्या प्रश्न उचित होने चाहिए जो एग्जाम में आने चाहिए, वैसे सभी प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। साथ ही साथ आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। जो प्रश्न स्टार्ट है सबसे पहला, वो मैंने सबसे पहला प्रश्न जो है वो संकलित किया है बच्चों, लहना सिंह का परिचय। लहना सिंह इस पाठ का जो है वह मुख्य किरदार होता है, वह मुख्य किरदार होता है, मुख्य जो है वो किरदार लहना सिंह होता है। तो सबसे पहले जो पहला प्रश्न है वो यही है कि लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दें। लहना सिंह के बारे में जो हम लोगों ने इस अध्याय में पढ़ा है उसके विषय में जो है वो हम लोग परिचय देंगे और अपने शब्दों में देंगे। ठीक है, किताबी भाषा में नहीं देंगे, अपने शब्दों में। लहना सिंह क्या था? तो लहना सिंह जो था वो ब्रिटिश सेना का एक जमादार सैनिक था, बड़ा बहादुर था, बड़ा पराक्रमी था, बड़ा वचन निभाने वाला वो सैनिक था। जो वचन वो दे देता था उसको निभाने के लिए अपने प्राणों की भी आहुति दे दिया करता था। लहना सिंह के व्यक्तित्व के बारे में कहा जाए तो लहना सिंह का व्यक्तित्व जो है वो बड़ा ही सुदृढ़ था और मजबूत था। कुछ आवाज़ें आ रही होंगी बाहर से, उसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि हम लोगों का जो स्टूडियो है वो वेल डेकोरेटेड नहीं है, अच्छे तरीके से बन नहीं पाया है, अभी भी जुगाड़ पर चल रहा है। जैसे तैसे जो है ये बोर्ड तो लाए हैं, पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, लेकिन ये जो आवाज़ें आ रही हैं ये अब बंद नहीं हो सकती हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशन ही ऐसी जगह पर है जहाँ पर आवाज़ें आना लाजमी है, क्योंकि रोड के बगल में ही जो है वो हम लोगों ने रूम दिया हुआ है। हालांकि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, आप चाहे तो इसे इग्नोर भी कर सकते हैं या कई बच्चे जो है वो उड़ करके स्वाइप करके और आगे भी बढ़ सकते हैं, लेकिन ऐसा ना करें, आप वीडियो के अंत तक बने रहें, वही बेहतरीन रहेगा। तो लहना सिंह जो है वो ब्रिटिश सेना का एक सिख जमादार है और वह भारत से दूर विदेश फ्रांस में कहा गया है, तो फ्रांस में जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है। लहना सिंह जो है वह ब्रिटिश सेना में सिख जमादार है और वह भारत से दूर विदेश में फ्रांस में जो है वो जर्मन सेना के विरुद्ध युद्ध करने के लिए भेजा गया है और वह एक कर्तव्यनिष्ठ सैनिक है। अदम्य साहस, शौर्य एवं निष्ठा से युक्त वह युद्ध के मोर्चे पर डटा हुआ है। विषम परिस्थितियों में भी वह हतोत्साहित नहीं होता है। अपने प्राणों की परवाह किए बिना वह युद्ध भूमि में खंदकों में रात दिन पूर्ण तन्मयता के साथ जो है वो कार्यरत रहता है। जो खंदक बनाए गए रहते हैं, आपने बॉर्डर मूवी में देखा होगा, खंदक मिट्टी कोड़ करके और गड्ढा बन गया, उसी में सैनिक रहते हैं, ऊपर से जालीनुमा संरचना रहती है बच्चों, वही खंदक होता है। तो वो गया है फ्रांस में युद्ध करने के लिए लहना सिंह, लेकिन कर्तव्यनिष्ठ है, अदम्य साहस और पराक्रम के पराकाष्ठा वाला लहना सिंह जो है वह युद्ध भूमि में डटा हुआ है। वह खंदकों के बीच में दिन रात जो है वो बिना हतोत्साहित हुए डटे रहता है, एकदम अदम्य साहस का परिचय देता है युद्ध भूमि में। कई दिनों तक खंदक में बैठकर निगरानी करते हुए जब वह उब जाता है तो एक दिन वह अपने सूबेदार से कहता है कि यहाँ के इस कार्य यानी ड्यूटी से उसका मन भर गया है, ऐसी निष्क्रियता से तो वह अपनी क्षमता का प्रदर्शन ही नहीं कर पा रहा है। वो कहता है कि खंदक में बैठे बैठे अब मेरा जो मन है वह उब गया है, मुझे दूसरी जगह जो है वो भेजा जाए, ऐसे तो मेरा पूरा शरीर ही क्या हो जाएगा, निष्क्रिय हो जाएगा। वो आगे कहता है, वह कहता है कि मुझे तो संगीन चढ़ाकर मार्च का हुक्म मिल जाए, सिर 7 जर्मन को अकेला मारकर न लौटूं तो मुझे दरबार साहब की देहली पर माथा टेकना नसीब न हो। कहता है कि मुझे बाहर जाने का अनुमति मिल जाए, युद्ध भूमि में युद्ध करने का अनुमति मिल जाए और मैं 7 जर्मन को मार करके ना आऊँ। इतनी वीरता, इतना शौर्य, इतना पराक्रम उसके अंदर भरा हुआ है कि वो कहता है कि मैं 7 जर्मन को मार करके ना आऊँ तो दरबार साहब के पास माथा टेकना ही मेरा नसीब न हो। उसने इन शब्दों से, उसके इस शब्दों से दृढ़ निश्चय एवं आत्मोत्सर्ग की भावना जो है वो निहित है। वह शत्रु से लोहा लेने के लिए इतना ही उत्कंठित है कि उसका कथन जो इन शब्दों से प्रकट होता है
बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही। वो क्या कहता है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यानी सिपाही को अगर तेज तर्रार रखना है, अदम्य वीरता और साहस से परिपूर्ण रखना है तो उसे युद्ध में झोंकना ही चाहिए, अर्थात उसे युद्धाभ्यास करवाना ही चाहिए। तो बिना फेरे जैसे घोड़ा जो है वो खराब हो जाता है, घोड़े को रोज सुबह में दौड़ाना चाहिए, अगर नहीं दौड़ाएंगे तो घोड़ा बेकार हो जाता है। तो बिना फेरे जो है वह घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, इन शब्दों में उसके अदम्य साहस का जो है वो परिचय मिलता है कि वह युद्ध करना चाहता है। शत्रु की हर चाल को विफल करने की अपूर्व क्षमता एवं दूरदर्शिता लहना सिंह में थी। उसके जीवन का एक दूसरा पहलू भी है कि उसकी मानवीय संवेदना, वचनबद्धता तथा प्रेम, ये तीनों जो है वो लहना सिंह के अंदर है। अपनी किशोरावस्था में वह एक बालिका के प्रति उसका जो प्रेम है वो अथाह प्रेम था, अव्यक्त प्रेम था। उस प्रेम को उसने व्यक्त नहीं किया था। कालांतर में वह सेना में भर्ती हो गया तथा संयोगवश उसे यह ज्ञात हुआ कि वह बालिका अब सूबेदार की पत्नी है, और जब उसे यह ज्ञात हुआ तो उससे भेंट होने पर सूबेदार की पत्नी ने अपने पति एवं फौज में भर्ती अपने एकमात्र पुत्र की रक्षा करने का वचन लहना सिंह से लिया, जिसका पालन लहना सिंह ने अपने प्राणों की आहुति देकर, अपने प्राणों की बाजी लगाकर की, और यह उसकी कर्तव्य परायणता तथा वचन का पालन करने का उत्कृष्ट उदाहरण है कि लहना सिंह जो है वो व्यक्ति जो है वो प्रेम किया था किसी बाल्यावस्था में किसी लड़की से, लेकिन जब वह बड़ा होता है और सेना में भर्ती हो जाता है तो सूबेदार साहब की जो पत्नी होती है वही वो बच्ची निकलती है। वह छोटी सी अवस्था में, किशोरावस्था में जो बच्ची थी वही निकलती है, अर्थात वो लहना सिंह का प्रेम निकलती है। और वो वादा करती है, वो वादा लेती है लहना सिंह से, वादा करती है नहीं, वादा लेती है बच्चों, वादा यह लेती है उससे कि वह उसके पुत्र और उसके पति की रक्षा करेगा, और वह इस वचन को देने के बाद जो है इस वचन को निभाते हुए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। अगला जो प्रश्न है बच्चों, वो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी पहली बार कब प्रकाशित हुई थी? तो ये तो सबको पता है कि उसने कहा था कहानी जो है वो पहली बार 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके आगे जो है वो तीसरा प्रश्न कि उसने कहा था कहानी में किसने किससे क्या कहा था? तो अब किसने किससे कहा था? तो सूबेदारनी ने कहा था। सूबेदारनी कौन? लहना सिंह के बचपन का प्रेम। सूबेदारनी ने कहा था कि मेरे बच्चे इकलौते पुत्र और मेरे पति की रक्षा करना, युद्ध में ये जा रहे हैं, सरकार का आदेश हो गया है। जवाब यही है कि उसने कहा था कहानी में, सूबेदारनी ने लहना सिंह से कहा कि जिस तरह उस समय उसने एक बार घोड़े की लातों से, घोड़े के टापों से अमृतसर के बाजार में मेरी रक्षा की थी, यानी कि उसने कहा सूबेदारनी ने कि जिस प्रकार से तुमने अमृतसर के बाजार में घोड़ों के टापों से मेरी रक्षा की थी, मेरी जान बचाई थी, उसी प्रकार उसके पति और एकमात्र पुत्र की भी वह रक्षा करे, वह उसके आगे अपना आंचल पसारकर भिक्षा मांगती है। कहानी का शीर्षक उसने कहा था सबसे सटीक शीर्षक है। अगर हाँ तो क्या आप इसके लिए कोई दूसरा शीर्षक सुझाना चाहेंगे? अपना पक्ष रखें, मतलब अपना शीर्षक अगर आप कोई रखना चाहते हैं तो आप वो रख सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो है वो उत्तर बताया गया है कि यह जो कहानी है उसने कहा था यह सबसे ही पूर्ण जो है वह शीर्षक है। अब इस शीर्षक में कुछ बदलाव करने की जरूरत नहीं है। ये ऐसी कहानी है जो एक जीवन के परिवेश को जो पहले बीत चुका है, मृत्यु शैया पर वह पुनः वहाँ पर सामने जागृत हो उठती है और उस दृश्य को लहना सिंह देखता है और वह बार बार पढ़ता है। उसने कहा था जिससे दो परिदृश्यों का समागम वहाँ पर उत्पन्न होता है। एक लहना सिंह का मरणासन अवस्था में मृत्यु शैया पर लेटे हुए अवस्था, और दूसरा वो सारी यादें जो उसके बचपन में बीती हुई है, जो सूबेदारनी से जुड़ी हुई है, जो भतीजे से जुड़ी हुई है, जो अन्य उसके खेत खलिहान से जुड़ी हुई है, जो उसके गांव से जुड़ी हुई है, वो सारे परिदृश्य उसे याद आते हैं मृत्यु शैया पर। और इस प्रकार से लहना सिंह जो है वो ये कहता है कि जहाँ तक कहानी के शीर्षक, लहना सिंह जो है वो ये कहता है कि लहना सिंह जो है वो ये कहता है कि उसने कहा था। तो इस आधार पर अगर बात किया जाए तो उसने कहा था जो शीर्षक है वह इस कहानी के लिए उपयुक्त है, इसमें बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं। तो जहाँ तक कहानी के शीर्षक का सवाल है उसकी उपयुक्तता स्पष्ट है। उसने कहा था सूबेदारनी की बातें जहाँ स्वयं सूबेदारनी के चरित्र को उजागर करती है, वही लहना सिंह के चरित्र में भी महत्वपूर्ण मोड़ लाने वाली साबित होती है। सूबेदारनी की बातें उसके बीच के संबंधों को भी उजागर करती है कि आखिर लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में क्या संबंध है। कहानी का मुख्य प्रतिपाद्य जो है
वो यही है। इसीलिए सूबेदारनी के कहे वचन की ओर संकेत कराने वाला यह शीर्षक सटीक है, क्योंकि लहना सिंह मृत्यु से यहाँ पर बार बार कहता था उसने कहा था, उसने कहा था, इसीलिए यही शीर्षक जो है वो सटीक है। मृत्यु की ओर बढ़ते लहना सिंह के अंतिम क्षणों में भी सूबेदारनी के कहे शब्द ही गूंजते रहते हैं उसके कानों में, और यही शब्द लहना सिंह को सुनाई देते हैं। सूबेदारनी का विश्वास बनकर महान त्याग की प्रेरणा यही जो है वो लहना सिंह को देते हैं। और इस प्रकार से इस कहानी का शीर्षक उसने कहा था ही सटीक है, अन्य कोई भी शीर्षक बेहतरीन नहीं है। अगला जो प्रश्न है बच्चों वो है, उसने कहा था कहानी का केंद्रीय भाव क्या है, वर्णन करें। तो उसने कहा था कहानी का जो केंद्रीय भाव है, उस केंद्रीय भाव में भी जो है वो कौन छुपा हुआ है, तो उस केंद्रीय भाव में भी जो है वो लहना सिंह और सूबेदारनी है, और इन दोनों का प्रेम है। इन दोनों का प्रेम जो बचपन के संबंध, जो बचपन के प्रेम रूपी संबंध से जो है वो बंधा हुआ है, वह नींव का काम करता है। और यही जो संबंध है, यही जो वचन है जो लहना सिंह दे देता है कि मैं तुम्हारे पुत्र और पति की रक्षा करूंगा, यही जो है वो महान त्याग की प्रेरणा देता है। हालांकि वो कहता तो नहीं है, लेकिन दृढ़ निश्चय कर लेता है अपने मन में। ठीक है बच्चों, तो उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था उसी समय जो है यह कहानी लिखी गई है, और उसी के पृष्ठभूमि पर यह कहानी लिखी गई है कि उसने कहा था प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में लिखी गई कहानी है। गुलेरी जी ने जो है वो लहना सिंह और गुलेरी जी ने लहना सिंह और सूबेदारनी के माध्यम से मानवीय संबंधों का एक नया स्वरूप जो है वो प्रस्तुत किया है। लहना सिंह सूबेदारनी के अपने प्रति विश्वास से अभिभूत हो जाता है। लहना सिंह विश्वास से एकदम प्रतिभूत हो जाता है, एकदम अंगीभूत हो जाता है। वह आभार प्रकट करता है, मतलब एकदम जो है वह सूबेदारनी जी का जो विश्वास रहता है उस पर, उससे वह एकदम फलीभूत हो जाता है, क्योंकि उस विश्वास की नींव में बचपन के संबंध है। सूबेदारनी का विश्वास ही लहना सिंह को उस महान त्याग की प्रेरणा देता है, और कहानी एक और स्तर पर अपने को व्यक्त करती है। प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर यह एक अर्थ में युद्ध विरोधी भी भाव को प्रकट करती है, और साथ ही साथ लहना सिंह के बलिदान का उचित सम्मान किया जाना चाहिए था, परंतु उसका बलिदान व्यर्थ हो जाता है, और लहना सिंह का करुण अंत युद्ध के विरुद्ध में खड़ा हो जाता है। लहना सिंह का कोई सपना पूरा नहीं होता है। हालांकि आप देख सकते हो कि यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तो टाइपिंग मिस्टेक है तो इसको जो टाइप किए हैं उनको हम बोलेंगे सुधार करने के लिए। अब कुछ बच्चे होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सर यहाँ लहनी सिंह है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, हमने कहा है वो इसको फिर से जो है वो ध्यान दे करके सही कर देंगे, तो जो नोट्स आपको मिलेगा वो सही होगा। ठीक है। अभी उनकी माता जी का तबीयत खराब है जो टाइप करते हैं भैया, इसी वजह से जो है वो अभी ये सुधर नहीं पाया, लेकिन ये पढ़ाना आवश्यक था, इस वजह से मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। लहना सिंह के प्रेम के बारे में लिखिए। लहना सिंह जो है वो किशोरावस्था में एक अनजान लड़की से प्रेम कर बैठता है, एक अनजान लड़की से प्रेम कर बैठता है। बाजार में दही वाले की दुकान पर, सब्जी वाले की दुकान पर, हर जगह जो है वो उससे मिलता है और उससे पूछता है कि तेरी कुड़माई हो गई है, और लड़की धक कर करके और चली जाती है शर्मा करके। अंत में जो है वो लहना सिंह जो है उस लड़की की कुड़माई हो जाती है, तो वो जो है सेना में जो है वो कार्यरत हो जाता है, और सेना में जब कार्यरत हो जाता है तो सूबेदार जो होता है वो सूबेदार उसी के गांव के नज़दीक का होता है, तो सूबेदार के यहाँ जाता है। तो सूबेदार कहते हैं कि लहना सिंह जो सूबेदारनी है वह तुमको जानती है, तुम जाओ उससे बात करो। तो सूबेदारनी उससे कहती है कि तुमने जैसे बचपन में अमृतसर के मेलों में, अमृतसर के बाजार में घोड़े की टापों से मेरी जान बचाई थी, वैसे ही आंचल पसार करके वह कहती है कि मेरे पुत्र और मेरे पति दोनों का जो है वो आप जान बचाना, प्राणों की रक्षा करना। लहना सिंह जो है वहाँ से बाहर आता है, काटो तो खून नहीं, और वह बाहर आता है तो दृढ़ निश्चय करता है कि युद्ध भूमि में दोनों लोगों के प्राणों की रक्षा करेगा, और प्राणों की रक्षा करते हुए जो है वो अपना बलिदान दे देता है। ठीक यहाँ पर भी जो है वही चीज़ बताया जाएगा, उसके प्रेम के बारे में बताया जाएगा लहना सिंह के। तो लहना सिंह का प्रेम जो है वो बड़ा ही सुंदर प्रेम है। उस प्रेम की व्याख्या तो की नहीं जा सकती है, क्योंकि प्रेम के पथ पर चलते चलते वह अपने प्राणों की आहुति भी अपने वचन परायणता के चलते दे देता है। जो एक बार उसने वचन दे दिया, उस वचन को निभाने के लिए कि मैं तुम्हारे पुत्र बोधा सिंह और सूबेदार को जो है वो सुरक्षित लाऊंगा युद्ध भूमि से, वह उनको सुरक्षित करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। और इस प्रकार से जो है वो अपने प्रेम पथ पर अपने आप को बलिदान के स्वरूप में जो है वो प्रदान कर देता है, अर्थात अपने आप को बलिदान कर देता है। और यहाँ पर हम फिर से देखते हैं लहना सिंह के प्रेम के बारे में और क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। लहना सिंह अपनी किशोरावस्था में अनजान लड़की के प्रति आसक्त हुआ था, किंतु वह उससे प्रणय सूत्र में नहीं बन सका, किंतु उससे शादी नहीं हो सकी। कालांतर में उस लड़की का विवाह सेना में कार्यरत
एक सूबेदार से हो गया और लहना सिंह भी सेना में भर्ती हो गया। अचानक अनेक वर्षों के बाद जब ज्ञात हुआ कि सूबेदारी ही वह लड़की है जिससे उसने कभी प्रेम किया था, सूबेदारी ने उससे निवेदन किया कि वह उसके पति सेना में भर्ती एवं एकमात्र पुत्र बोधा सिंह है जिसकी वह रक्षा करेगा। लहना सिंह ने कहा था कि उस वचन को वह निभाएगा और अपने प्राणों का बलिदान देकर के उसने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया। यही उसका वास्तविक प्रेम था। उसने वास्तविक प्रेम को निभाते हुए अपने प्रेम को निभाते हुए अपने प्राणों की जो है वो आहुति दे दी। नेक्स्ट अगला जो प्रश्न है बच्चों, वो अगला प्रश्न है, उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो उसने कहा था कहानी जो है वो मूलतः 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें से 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। 3 भाग में युद्ध का वर्णन है, अर्थात यह कहानी जो है वह युद्ध पृष्ठभूमि पर तैयार की गई है। प्रथम विश्व युद्ध के युद्ध पृष्ठभूमि पर यह तैयार की गई है। तो उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है। इस पूरी कहानी में 3 भागों में युद्ध का वर्णन है। तृतीय, तृतीय तथा चतुर्थ भाग में युद्ध के दृश्यों को दिखाया गया है। कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार करें। कहानी के पात्रों की सूची जो है वो हम तैयार करेंगे कि इस कहानी में कौन कौन है। तो कहानी के मुख्य पात्र के रूप में यहाँ देखा जाए तो लहना सिंह है, साथ ही साथ सूबेदारी है, साथ ही साथ सूबेदार है, साथ ही साथ बोधा सिंह है और साथ ही साथ कीरत सिंह है। कीरत सिंह जो इसका क्या है तो भतीजा है, लहना सिंह का भतीजा है, जिसके होने पर लहना सिंह ने आम के पौधे लगाए थे। और जब वह मृत्यु शैया पर था तो वो कीरत सिंह को याद करता है कि जब मैं आऊँगा तो तुम और मैं बड़े बड़े जो आम हैं वो साथ में बैठ करके खाएंगे। तो लहना सिंह जो है वह कहानी का मुख्य पात्र है, जिसके इर्द गिर्द कहानी का घटना चक्र घूमता रहता है। उसके अतिरिक्त अन्य पात्र जो है वो निम्नलिखित है। कौन कौन से अन्य पात्र हैं? तो एक बालिका है जिसकी भेंट कभी किशोरावस्था में लहना सिंह से हुई थी तथा कालांतर में उसका विवाह सूबेदार हजारा सिंह के साथ हुआ। वही बालिका जो है वो सूबेदारी है। अगला जो है वो है लहना सिंह, कहानी का मुख्य पात्र है। हजारा सिंह सूबेदार है, यह जो है वह सूबेदारिन का पति है। सूबेदारिन का पति है मतलब लहना सिंह जिससे प्रेम करता था, प्रेमासक्त हुआ था, उसका पति है हजारा सिंह। बोधा सिंह जो है वो हजारा सिंह का पुत्र है और सूबेदारिन का भी पुत्र है। इसके आगे जो है वो है लपटन साहब। लपटन साहब जो है वो सेना के एक उच्च अधिकारी हैं और वजीरा सिंह एक सैनिक है। अगला प्रश्न है बच्चों, जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते। उम्मीद करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न उत्तर समझ में आ रहे होंगे। अगर समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। जितने भी नए विद्यार्थी हैं जो अभी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका काफ़ी स्नेह मिल रहा है, धीरे धीरे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि 12th के पेपर होने से पहले, 12th का फाइनल एग्जाम होने से पहले 1 के सब्सक्राइबर जो है वो नवंबर माह के अंतिम तक ही हो जाने चाहिए। और ये मुझे पूरा विश्वास है कि आप नवंबर माह के अंतिम तक 1 के सब्सक्राइबर तक तो जरूर पहुंचा दोगे इस यूट्यूब चैनल को। फिर हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे। इतना टाइम ही वेस्ट नहीं होगा, इतना टाइम वेस्ट ही नहीं होगा कि हम एक बार वीडियो शूट करें फिर उसको जो है वो हम अपलोड करें और काफ़ी समय लगेगा। डायरेक्ट जो है वो हम लोग लाइव क्लासेस लेंगे और खूब बढ़िया से पढ़ेंगे। फाइनल एग्जामिनेशन से पहले रात के 10-10 बजे 11-11 बजे तक जो है वो वीडियो शूट होगा जब लाइव क्लासेस चलने लगेगा और उस समय ढेर सारे टॉपिक्स को जो है वो कंक्लूड करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो खूब सुंदर से जो है वो इस चीज़ को समझ रहे होंगे जो बताया जा रहा है लहना सिंह के बारे में। लहना सिंह जिस अध्याय में हम लोग पढ़ रहे थे उसने कहा था उसके चरित्रों के बारे में। अब हम यहाँ पर देखेंगे एक वक्तव्य यहाँ पर लिया गया है और वक्तव्य यह है कि जाड़ा क्या है? मौत है। जाड़ा क्या है? मौत है और निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। वजीरा सिंह के इस कथन का क्या आशय है? जवाब यहाँ पर ये होना चाहिए कि जो वजीरा सिंह का यह कथन है वह ये कहता है कि ठंड से तो मौत होना ही है, लेकिन मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है, अर्थात निमोनिया से मरने वाले को मुरब्बे नहीं मिला करते हैं। जवाब भी यही होगा कि वजीरा सिंह जो पर्यटन का विदूषक है लहना सिंह को कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, सब चीज़ तुम बोधा सिंह को दे रहे हो ओढ़ने के लिए, पर तुम क्या ओढ़ोगे? तो वो कहता है कि लहना सिंह को वह कहता है कि अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो, जाड़ा की ठंड मौत का कारण बन सकती है, मरने के बाद तुम्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। यदि निमोनिया से तुम्हारी मृत्यु हो जाती है तो तुम्हें कोई मुरब्बा अथवा स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलने वाली है, जीवन का सुख फिर नहीं मिलेगा, साथ ही तुम अपने अस्तित्व को इस प्रकार समाप्त कर दोगे, अर्थात मृत्यु ही अंतिम सच्चाई है। वो कहता है कि ठंड से मजाक मत करो, बोधा सिंह को अपना जर्सी मत दे दो ओढ़ने के लिए, तुम भी कुछ रखो, ठंड से जो है वह निश्चित ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इतने बेगाने मत बनो, इतने जो है वो बेगाने मत बनो, इतने जो है वो बेगाने मत बनो, क्योंकि मरने के बाद कोई मुरब्बा अथवा स्वादिष्ट वस्तुएं नहीं मिलेगी। और इस प्रकार से जो है वो
जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वाले को बुढ़ापे नसीब नहीं होते हैं, उसका भाव हम यहाँ पर स्पष्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न है बच्चों कि कहानी है राजा, तुम राजा, गलती टाइप हुआ है यहाँ पर जो है वो कहानी है नहीं होगा, कहती, क्या होगा, कहती है तुम राजा मेरे मुल्क को बचाने आए हो। वजीरा के इस कथन में किसकी ओर संकेत है? वजीरा के इस संकेत में जो है वो गोरी मेम की ओर संकेत है। वो कहती है कि तुम मेरे मुल्क को बचाने आए हो, तुम मेरे मुल्क को बचाओगे, तुम खाओगे पियोगे मस्त रहोगे तभी तो युद्ध लड़ोगे। तो वजीरा का संकेत जो है वो मैडम की ओर है, जो फ्रांस की है। यह कथन उस देश संभवतः फ्रांस की एक महिला के लिए है। उसके बंगले के बगीचे में जब वजीरा सिंह अथवा उसके अन्य साथी जाते हैं तो वहाँ की मालकिन उक्त महिला इन लोगों को फल, दूध तथा अन्य भोज्य पदार्थ बहुत प्रसन्न होकर देती है तथा उनके लिए उनसे वह पैसे नहीं लेती है। उसे इस बात की प्रसन्नता है कि ये जो सैनिक हैं इस देश को जर्मन हमलावरों से रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, अतः वह उन सैनिकों को अपना रक्षक मानकर उनका स्वागत सत्कार करती है और सदैव उनके स्वागत सत्कार में तत्पर रहती है। और वही कहती है कि तुम राजा हो, तुम तो मेरे मुल्क को बचाने आए हो। और इसी कथन को जो है वो वजीरा सिंह कहता है। वजीरा सिंह उस पलटन का विदूषक था। विदूषक होने का मतलब कि वह शब्दों के साथ खेलने वाला खिलाड़ी था। लहना के गांव में जो आया तुर्की मौलवी था वो क्या कहता था? तो तुर्की मौलवी जो है वह प्रलोभन देता था। वह उन लोगों को कहता था कि जर्मन जो है वो पंडित है, आ जाएंगे तो गाय जो है वो क्या करेंगे, गाय जो है वो कहता था कि जब जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे और तुम्हारी सारी आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी। वो इस तरह का बात जो है वो कहता था तुर्की मौलवी। इसीलिए लहना सिंह जो है उस पर क्या करता है, क्रोधित हो जाता है। तो लहना के गांव में एक तुर्की मौलवी पहुंचकर वहाँ के लोगों को प्रलोभित करता है। वह उन लोगों को मीठी मीठी बातों से, लुभावनी बातों से गुलाबी में डालने का प्रयास करता है। वह गांव वालों को कहता है कि जब जर्मन शासन आएगा युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है, हार मान जाओ, एकदम जो है वो हार मान जाओ, युद्ध करने की कोई जरूरत नहीं है। जर्मन शासन आएगा तो तुम लोगों के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे, तुम लोग सुख चैन की बंसी बजाओगे, तुम्हारी सारी आवश्यकताएं क्या हो जाएंगी, पूरी हो जाएंगी। और इस प्रकार से जो है वो लहना सिंह के गांव में आया हुआ तुर्की मौलवी जो है ये कथन कहता है। अब यहाँ पर एक और जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही सुंदर सा जो है वो प्रश्न है। सुंदर प्रश्न है सूबेदारनी से संबंधित। सूबेदारनी से संबंधित इस प्रश्न में ये जो है वो प्रश्न किया गया है कि सूबेदारनी का जो है उसने कहा था पाठ के आधार पर सूबेदारनी का जो है वो चरित्र चित्रण करें। तो सूबेदारनी का जब हम चरित्र चित्रण करेंगे बच्चों तो सूबेदारनी कौन थी? सूबेदारनी लहना सिंह की जो है वही किशोरावस्था की प्रेमिका थी। वह उनसे क्या करता है, प्रेम करता है, लेकिन प्रेम को कभी व्यक्त नहीं कर पाया। तो सूबेदारनी कहानी में सिर्फ 2 बार ही आती है, एक बार कहानी के आरंभ में ही और दूसरी बार कहानी के अंतिम भाग में। देखो ये बार है ना, अंतिम भाग में, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, अंतिम भाग में। वह भी लहना सिंह की स्मृतियों में, और लहना सिंह की स्मृतियों में आती है, वास्तव में जो सूबेदारनी है वो नहीं आती है। लेकिन कहानी में सूबेदारनी का चरित्र लहना सिंह के बाद सबसे महत्वपूर्ण चरित्र है। इससे पहले या उससे पहली मुलाकात 8 वर्ष की बालिका के रूप में होती है जो अपने ही हम उम्र के लड़के के मजाक से लजाती है, लेकिन उसके व्यक्तित्व में पहला परिवर्तन ही हमें तब नजर आता है जब लहना सिंह के इस प्रश्न के जवाब में कि तेरी कुड़माई हो गई, और वह यह कहती है कि हाँ हो गई, देखते नहीं रेशम से कढ़ा सालू। इतना कह देने के बाद जो लहना सिंह है उसका हृदय जो है वह दुखित हो जाता है। वह घर जाता है तो वह आसानी से घर नहीं आता है, बल्कि उसकी परेशानी बढ़ जाती है और वह एक पुजारन से जा करके और टकरा जाता है। वो कहती है कि तुम अंधे हो क्या, तुम्हें दिखाई नहीं देता है। अंधा का टैग लेकर के जाता है। एक जो है वो पत्थर उठा करके और कुत्ते को दे मारता है, और जो है वो इसी प्रकार से डिस्टर्ब होकर के, व्यथित होकर के, और वह घर पर पहुंचता है, अंधे का तमगा लेकर के पहुंचता है। और जैसे ही वो कहती है कि हाँ सगाई हो गई है, तो उसका इतने विश्वास के साथ जवाब देना यह बताता है कि जैसे सगाई के साथ वह एकाएक बहुत बड़ी हो गई है, इतनी बड़ी कि उसमें इतना विश्वास आ गया है कि वह दृढ़तापूर्वक जवाब दे सके, हाँ हो गई। जाहिर है कि विश्वास की यह अभिव्यक्ति सूबेदारनी के व्यक्तित्व का नया पहलू है। फिर भी अभी यह समझने में
असमर्थ है कि कुड़माई का अर्थ क्या है। इसीलिए या लड़की होने के कारण अपनी भावनाओं को जो है वह सूबेदारी क्या करती है, या तो वह व्यक्त नहीं करती है, इसीलिए ऐसा नहीं लगता कि कुड़माई पर भी उसका वैसा ही प्रभाव है। आघात लगा है जैसे लहना सिंह पर लगा था, किंतु लहना सिंह के साथ संबंध कितने गहरे थे इसका एहसास भी कहानी के मध्यमा अवस्था में सूबेदारी के द्वारा ही किया जाता है। 8 साल की नादान सी उम्र में जिस लड़के से उसका मजाक सा संबंध बना था उसे वह 25 साल के बाद भी भूल नहीं पाई थी, अपने मन मस्तिष्क से निकाल नहीं पाई थी, जबकि इस दौरान वह किसी और की पत्नी बन चुकी थी। सूबेदारी जो है वो किसी और की पत्नी बन चुकी है, लेकिन बचपन में जिस लड़के से जो है उसका इस तरह का जो है वो संबंध रहा है, हंसी मजाक वाला संबंध रहा है, तेरी कुड़माई हो गई और धक कर करके वह चली जाती है, तो वो जो है 25 साल बाद भी भूली नहीं है उस बात को, और 25 साल के बाद भी वो उसे याद रखी है, और याद रखी है मन मस्तिष्क से निकाल नहीं पाई है, जबकि इस दौरान वह किसी और की पत्नी बन चुकी थी। उसका घर परिवार था, जवान बेटा था, और जैसा कि कहानी से स्पष्ट होता है कि वह अपने घर परिवार से सुखी थी और प्रसन्न थी, लेकिन फिर भी जो है वह लहना सिंह को याद करती है। प्रेम ऐसा ही होता है, उम्र के पड़ाव पर आप किसी भी उम्र के पड़ाव पर चले जाएं, लेकिन एक बार जिससे प्रेम हो जाता है आपको उसको जिंदगी भर याद रखता है। ठीक है बच्चों, लेकिन 25 साल बाद भी ये देखिए ये भी है। अब हम क्या करें, जो ये टाइप कर रहे हैं भैया वो कह रहे हैं कि हम पढ़ेंगे नहीं, हम केवल टाइप कर देंगे। बताइए ऐसे होता है क्या? ये हर जगह जो है वो भी को बी लिखे हैं, आप कह रहे हैं कि आप पूरा पढ़िए और उसको देखिए कि कहाँ पर गलती है, आप बताइए, तब जो है वो हम उसको सुधारेंगे। हम बोलते हैं कि आप एक बार टाइप कर लीजिए तो देख लीजिए कहीं गलती तो नहीं है, तो वो जो है वो लहना को लहनी लिख दे रहे हैं। साल बाद भी होना चाहिए तो कर रहे हैं बी, इस तरह का गलती कर दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इतना नहीं करेंगे, हम केवल टाइप करेंगे। आप खुद कॉमन सेंस से सोचिएगा बच्चों, जो टाइप करने के लिए दिया जा रहा है वो टाइप अगर वो कर भी रहे हैं, ये समस्या है जो हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि इतना सारा गलती नहीं होना चाहिए। जो टाइप कर रहे हैं उनको सही और गलत तो देखना चाहिए ना। वो कह रहे हैं केवल टाइप करेंगे, आप सही गलत पहचानिए, हमको भेजिए तो हम उसको सुधारेंगे। हालांकि ठीक है, हम ये भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये भी किया जाएगा। जहाँ हर तरह संघर्ष ही करना है तो हर तरफ से संघर्ष, तो एक संघर्ष ये भी। लेकिन अब ये वीडियो तो वो देखते नहीं कि वो जानेंगे, आप भी देख रहे हो शुरू से कितना ज़्यादा जो है वो गलती था, लेकिन वो इस चीज़ को समझते नहीं। लेकिन 25 साल बाद भी जब लहना सिंह उसके सामने आता है तो वह उसे तत्काल पहचान जाती है। न केवल पहचान जाती है बल्कि अपने बचपन के संबंधों के बल पर उसे विश्वास है कि अगर वह लहना सिंह को कुछ कहने के लिए कहेगी, कुछ करने के लिए कहेगी, तो वह कभी इनकार नहीं करेगा, क्योंकि बचपन में इतना प्रगाढ़ संबंध है, इतना प्रेम पूर्वक संबंध उन लोगों का जुड़ा है कि वह जानती है कि अगर वह लहना सिंह को कहेगी कुछ करने के लिए तो लहना सिंह प्राणों की आहुति दे देगा, लेकिन वचन को निभाएगा जरूर, और वह कभी इनकार नहीं करेगा। निश्चय ही यह विश्वास उसके अंदर लहना सिंह के व्यक्तित्व से नहीं पैदा हुआ, बल्कि यह स्वयं उसके मन में लहना सिंह के प्रति जो भावना थी उससे पैदा हुआ। सूबेदारी के मन में जो भावना थी लहना सिंह के प्रति, प्रेम की भावना, उस प्रेम की भावना ने उसे प्रेरित किया कि अगर वो जो कहेगी लहना सिंह उसको करते करते अपने प्राणों की आहुति दे देगा, लेकिन उस वचन को निभाएगा जरूर। वही प्रेरणा ने प्रेरित किया सूबेदारनी को कहने के लिए, और सूबेदारनी ने जो है वो अपने वक्तव्य को कहा। लहना सिंह के प्रति उसके अंतर्मन में बसी लगाव की भावना का इस तरह 25 साल बाद भी जिंदा रहना सूबेदारनी के व्यक्तित्व को नया दिखा देता है। इस अर्थ में वह परंपरागत भारतीय नारी से भिन्न नजर आती है, जहाँ भारतीय नारी जो है वह शादी हो जाने के बाद और व्यस्त रहती है अपने घर परिवार में, वहाँ उसके हृदय के किसी कोने में जो है वो लहना सिंह की स्मृति छुपी हुई है। वह लहना सिंह को जब पहली बार देखती है तो एक ही नज़र में पहचान जाती है कि ये वही लड़का है जो 25 साल पहले जो है मुझसे पूछा करता था कि तेरी कुड़माई हो गई है, और मैं धत कर करके चली जाती थी। जब परिचय देने की बारी आई तो सूबेदारी कहती है तू मुझे पहचानता है? नहीं, कि तेरी कुड़माई हो गई, और धत कर करके जो है वो वहाँ से चला जाता है। इस तरीके से वो अपना परिचय देती है और लहना सिंह तुरंत पहचान जाता है कि यह सूबेदारी जो है वो बचपन की क्या है, तो बचपन की प्रेयसी है। इसका अर्थ यह नहीं है कि सूबेदारी अपने घर परिवार के दायित्व से विमुख है, उसने अपने हृदय में जो है वह प्रेम बसाया भी है, तो इसका अर्थ यह नहीं है कि वह घर परिवार के दायित्व से जो है वह विमुख है, बल्कि इसके ठीक विपरीत लहना सिंह से उसका 25 साल बाद जो है वह मुलाकात हुआ। 25 साल बाद मुलाकात हुआ, वो 25 साल तक अपने घर परिवार को जो है वो संभालते रहे। 4 बच्चे हुए, झुक गए, 5वां बच्चा बोधा सिंह था। वो अपने घर के दायित्वों को निभा रही थी, घर के सारे कार्यों को कर रही थी,
और अपने घर परिवार के प्रति गहरे दायित्व बोध को भी वह व्यक्त करती है। वह लैला सिंह से प्रार्थना करती है कि जिस तरह बचपन में उसने तांगे से उसे बचाया था, उसी तरह उसके पति और पुत्र के प्राणों की रक्षा करे। इस तरह उसमें अपने पति और पुत्र के प्रति प्रेम और कर्तव्य की भी भावना थी। सूबेदारिन के प्रति केवल वह लैला सिंह से प्रेम नहीं करती थी, लैला सिंह के प्रेम का बोध उसके हृदय की गहराई में जो है वह दबा हुआ है। तो एक तरफ उसका जो प्रेम है वह उसके पति और उसके पुत्र के प्रति भी था। हम कह सकते हैं कि सूबेदारिन के लिए जितना सत्य अपने पति और पुत्र के प्रति प्यार और कर्तव्य है, उतना ही सत्य उसके लिए वे स्मृतियाँ भी हैं जो बचपन में जुड़ी हुई हैं। लैला सिंह के प्रति उसके लगाव को व्यक्त करती है। उसके चरित्र के दो पहलू हैं और इनसे ही उसके चरित्र का महत्वपूर्ण जो है वो चरित्र निखर कर सामने आता है। अगला जो है वो प्रश्न है, अब सूबेदारिन के बारे में तो हमने चरित्र चित्रण कर लिया, अब अगला जो है वो है लैला सिंह। उसने कहा था पाठ के आधार पर लैला सिंह का चरित्र चित्रण करें। तो लैला सिंह तो एकदम जो है वो प्रेम में जो है वो एकदम आसक्त व्यक्ति है। उसे प्रेम व्यक्त करने का मौका नहीं मिला और ना ही वह परिणय सूत्र में बंध पाया, ना ही शादी हो पाई। वह सेना में भर्ती हो गया तो सूबेदार के घर जाता है तो सूबेदारिन से मिलता है। वही सूबेदारिन उसकी जो है वो प्रेमिका निकलती है, बचपन की वह लड़की निकलती है जिससे वह दिल दे बैठता है। और अब उसके बारे में बताना है जो युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर के और सूबेदारिन अर्थात अपने प्रेयसी के पुत्र और उसके पति की रक्षा करता है, उस लैला सिंह के बारे में यहाँ पर बताया जाएगा। तो अगला जो प्रश्न है बच्चों वो यही है लैला सिंह का चरित्र चित्रण। तो लैला सिंह से हमारा जो पहला परिचय होता है वह पहला परिचय अमृतसर के बाजार में होता है, क्योंकि लैला सिंह जो है वो अमृतसर के बाजार में ही सबसे पहला परिचय होता है, अमृतसर के बाजार में। और वहीं पर वो सामान लेने गया होता है जहाँ पर वह अपनी प्रेयसी से मिलता है। उसकी उम्र सिर्फ और सिर्फ 12 वर्ष, किशोर वह शरारती चुलबुला हुआ लड़का था। उसका यह शरारतीपन बाद में युद्ध के मैदान में भी दिखाई देता है। वह अपने मामा के यहाँ आया हुआ है। वहाँ बाजार में उसकी मुलाकात 8 वर्ष की एक लड़की से होती है और वह अपनी शरारत भरी अदा से या शरारत करने की आदत के कारण वह लड़की से पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई, तेरी सगाई हो गई, तेरी कुड़माई हो गई। और यह फिर मजाक ही उस लड़की से उसका संबंध शत्रु बन जाता है, अर्थात यह मजाक ही उस लड़की से उसके संबंध को गहरा कर देता है। लेकिन मजाक में पूछा गया यह सवाल कब उसके दिल में अनजान लड़की के प्रति मोह पैदा कर देता है, स्नेह और प्रेम पैदा कर देता है। ऐसा मोह जिसे ठीक से समझने की उसकी उम्र भी नहीं है। लेकिन जब लड़की बताती है कि हाँ उसकी सगाई हो गई, हाँ उसकी कुड़माई हो गई, तो उसके हृदय को आघात लगता है, उसके हृदय को चोट लगता है जब वह सुनता है कि लड़की की सगाई हो गई। देखते नहीं रेशम से कढ़ा हुआ ये मेरा सालू, मेरी कुड़माई हो गई है। जब यह लड़की कहती है तो उसके हृदय को आघात लगता है और शायद उस लड़की के प्रति उसका लगाव इस खबर को सहन नहीं कर पाता है। वह अपना गुस्सा दूसरों पर निकालता है। लैला सिंह के चरित्र का यह पक्ष अत्यंत महत्वपूर्ण तो है लेकिन असामान्य नहीं है। लड़की के प्रति लैला सिंह का सारा व्यवहार बालोकोचित है, यानी बालक जैसे अपना व्यवहार करते हैं उसी प्रकार है। लड़की के प्रति उसका मोह लगातार 1 माह तक मिलने जुलने से पैदा हुआ है और यह स्वाभाविक प्रक्रिया है। लेकिन लैला सिंह के चरित्र की एक और विशेषता का प्रकाशन बचपन में ही हो जाता है। बचपन में ही उसके एक और चरित्र का जो है वो वहाँ पर प्रदर्शन हो जाता है और वह है उसका साहस, अपनी जान जोखिम में डाल करके और दूसरों को बचाने की कोशिश। वह क्या करता है तो बच्ची जो है वो जिससे वो पूछता है तेरी कुड़माई हो गई है, घोड़े के टापों के बीच में फंस जाती है तो घोड़े के टापों के बीच से उसे बाहर निकालता है, अपने जान पर खेल करके और उस लड़की की जान बचाता है। तो वो है जान बचाने की कोशिश या दूसरों को बचाने की कोशिश। लैला सिंह जब सूबेदारनी से मिलता है 25 वर्ष बाद तो वो बताती है कि किस तरह एक बार उसने उसे तांगे के नीचे आने से बचाया था और इसके लिए उसने स्वयं को घोड़े के आगे चला गया, यानी स्वयं वह घोड़े के आगे चला गया। और इस तरह लैला सिंह के चरित्र के दोनों पक्ष जो है वो कहानी में उसके व्यक्तित्व को निर्धारित करने में मुख्य भूमिका निभाते हैं। एक अनजान बालिका के प्रति मन में पैदा हुआ स्नेह भाव और दूसरा उसका साहस। एक अनजान बालिका है लेकिन उसके प्रति जो है वह लैला सिंह के हृदय में, लैला सिंह के मन में जो है वो प्रेम उत्पन्न हो जाता है और ऐसा प्रेम जो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। अदम्य साहस जो है वह उसके मन में जो है वो उत्पन्न हो जाता है जब वह देखता है बालिका को तांगों के बीच में, अब देखता है कि वह गिर जाएगी तो उसे बाहर निकालता है और अपने जानों की परवाह किए बगैर जो है उसे अदम्य साहस का परिचय देते हुए उस बच्ची को तांगों से बचाता है। और लैला सिंह किसान का बेटा है, ये भी जो है वह हम लोगों ने बुक में पढ़ा था, किताब में पढ़ा था कि लैला सिंह किसान का बेटा है, किसानी करता है।
खेती छोड़कर सिपाही जब वह बन जाता है, लेकिन सिपाही बन जाने के बाद भी उसकी मानसिकताएं, उसके स्वप्न और उसकी आकांक्षाएं किसानों से ही रहती है। सेना में वह मामूली सिपाही है, कोई बड़ा अधिकारी नहीं है। लाला सिंह सेना में मामूली सिपाही है, जमादार के पद पर है, लेकिन वहाँ भी किसानी जीवन की समस्याएं उसका पीछा नहीं छोड़ती। वह छुट्टी लेकर अपने गाँव जाता है जमीन के किसी मुकदमे की पैरवी करने के लिए। और कहानीकार का यह संकेत है, या कहानीकार यह संकेत नहीं देता है कि लाला सिंह विवाहित है या अविवाहित। कहानीकार ये नहीं बताते हैं कि लाला सिंह विवाहित है या अविवाहित, क्योंकि उसे बचपन में ही प्रेम हुआ है। और वह विवाहित है या नहीं विवाहित है इसके बारे में कहानीकार संकेत नहीं देते हैं, गूढ़ रहस्य को छुपा करके रखते हैं। लेकिन लाला सिंह की बातों से यही लगता है कि वो अविवाहित है, अर्थात लाला सिंह ने जो है वह अब तक प्रेम नहीं किया था, जबकि वह जिस लड़की से प्रेम करता था उसकी शादी हो गई थी। 4 बच्चे होकर के गुजर गए थे, 5वां बच्चा बोधा सिंह था और उसको वह बचाता है, प्राणों की आहुति दे करके बचाता है। सच्चा प्रेम इसी प्रकार का होता है। सच्चा प्रेम आज के समय में कहीं देखने को नहीं मिलता है। लेकिन लाला सिंह अभी तक अविवाहित है। उसका एक भतीजा है कीरत सिंह, जिसकी गोद में सिर रखकर वह अपने बाकी दिन गुजारना चाहता है। कीरत सिंह की गोद में रख करके और अपना सर बाकी का सारा जीवन वह बिताना चाहता है अपने गांव, अपने खेत, अपने बाग में। उसे सरकार से किसी जमीन जायदाद की उम्मीद ही नहीं है कि सरकार उसे जमीन जायदाद देगी। कितना निश्चल और कितना कर्तव्यनिष्ठ जो है वह चरित्र है लाला सिंह का, कि उसे जमीन जायदाद की कोई उम्मीद नहीं है, ना ही किसी खिताब की उम्मीद है कि उसे कोई खिताब मिले कि युद्ध में बेहतर प्रदर्शन किया है। एक साधारण जिंदगी जी रहा है, उतना ही साधारण जितना किसी किसान या सिपाही की हो सकती है। उस लड़की की स्मृति भी समय की परतों के नीचे दब चुकी है। उस लड़की की जो यादें हैं, उस लड़की की जो स्मृति है, वह लाला सिंह के हृदय में जो है वह आंतरिक गहराई में जो है वो दब गई है, जिससे उसने कभी पूछा था कि क्या तेरी कुर्बानी हो गई है। और लेकिन उसके साधारण जीवन में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब उसकी मुलाकात 25 साल बाद, ओहो, लाला सिंह के जीवन में जबरदस्त मोड़ तब आता है जब 25 साल बाद जब है सुबेदारिन से उसकी भेंट होती है। सुबेदारिन उसे इतने सालों बाद में देखते ही पहचान लेती है। सुबेदारिन भी प्रेम करती है, वो पहचान लेती है सुबेदारिन के हृदय के आंतरिक तल में जो है वो प्रेम दबा हुआ है लाला सिंह के लिए। उसे पल भर में जो है सुबेदारिन पहचान लेती है। इससे पता चलता है कि बचपन की घटना उसको कितनी अधिक प्रभावित कर गई थी। इससे पता चलता है कि सुबेदारिन जो है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई है लाला सिंह से। बचपन की वह छोटी सी घटना तेरी कुर्बानी हो गई है, वह उसे कितना प्रभावित करती है। जब वह उसे बचपन की घटनाओं का स्मरण कराती है तो वह अवाक सा रह जाता है कि ये वही लड़की है जिससे मैं प्रेम करता था, जिसके लिए मैंने अब तक शादी नहीं की, ये वही लड़की है। वो अवाक सा रह जाता है, भूला भी वह नहीं है, लेकिन समय ने उस पर एक गहरी परत बिछा दी है। आज एकाएक भूल पूछकर साफ हो गई है। सुबेदारी ने बचपन के उन संबंधों को अब तक अपने मन में जिलाए रखा है, जिंदा रखा है। सुबेदारी ने जो बचपन का संबंध है, जो बचपन की बातें हैं, उसे अब तक अपने हृदय में जिंदा रखा है। और यह लाला सिंह के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था। लाला सिंह ऐसे ही प्रेम में जो है वो पड़ा हुआ व्यक्ति जिसने शादी नहीं की, सेना में शामिल हो गया लेकिन उसने शादी नहीं की। और उसके बाद जो है वो उसके लिए महत्वपूर्ण था कि बचपन की यादें जो उसने उस लड़की से की थी वो उसे याद है। उसी संबंध के बल पर सुबेदारी का यह विश्वास करना कि लाला सिंह उसकी बात टालेगा नहीं, लाला सिंह पर विश्वास ही जो है वो बचपन के उन संबंध की गहराइयों की ओर व्यक्त करता है। और इसी विश्वास की रक्षा करना लाला सिंह के जीवन की धुरी बन जाता है। अर्थात उसी धुरी के पक्ष के परिता जो है लाला सिंह का जीवन घूमने लगता है, जहाँ पर सुबेदारी वादा ले लेती है लाला सिंह से कि तुम मेरे एक पुत्र, एकमात्र पुत्र, इकलौते पुत्र बोधा सिंह और सुबेदार हजारा सिंह की रक्षा करोगे। और इस प्रकार से उसके जीवन का उद्देश्य उसी दूरी के अंतर्गत घूमने लगता है। लाला सिंह एक वीर सिपाही और खतरे के समय में भी अपना मानसिक संतुलन नहीं खोता है। खंदक में पड़ते उकताने पर वह शत्रु पर आक्रमण करना बेहतर समझता है। यहाँ उसकी कृषक मानसिकता प्रकट होती है, जो निकम्मेपन और रूप से बेहतर तो लड़ते हुए अपनी जान देना समझता है। वह निकम्मा नहीं बैठना चाहता है, निकम्मे का तमगा नहीं लगाना चाहता है। वह केवल और केवल युद्ध करना जानता है और युद्ध करता है। और वह उबाऊपन से जो है वह आगे आता है। जब उसकी टुकड़ी में जर्मन जासूस कैप्टन साहब बनकर घुस आता है तब उसकी सूझबूझ और चतुराई देखते ही बनती है। उसे यह पहचानने में देर नहीं लगती कि जो कैप्टन साहब है वह जो है वो लपटन का जो है वो साहब नहीं है, बल्कि वह जर्मन जासूस है। और वह तब उसी के अनुकूल कदम उठाने में नहीं हिचकिचाया और बाद में उसने जर्मन जासूस के साथ मुठभेड़ लड़ी
लड़ाई लड़ी और लड़ाई के दौरान उसका साहसिकता जो है और चतुराई जो है वो स्पष्ट रूप से उभर करके प्रकट होता है। किंतु इन सारे घटना चक्र में वही सूबेदारनी को दिए हुए वचन के प्रति वह सजग रहता है। वह सारे घटना चक्र में ये सारी घटना चक्र जो है वो घटित होती है। युद्ध के मैदान में युद्ध का माहौल आ जाता है, लेकिन सूबेदारी को दिए गए वचन को वह अपने दिलो दिमाग में रखता है। वह बोधा सिंह और सूबेदार हजारा सिंह की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहता है। किंतु इन सारे घटना चक्र में वह सूबेदारी को दिए गए वचन के प्रति सजग रहता है और अपने जीते जी हजारा सिंह और बोधा सिंह पर किसी तरह की आँच नहीं आने देता है। यही नहीं, उसके प्रति अपनी आंतरिक भावना के कारण वह अपने घावों के बारे में भी सूबेदारों को कुछ नहीं बताता। पसलियों में लगी गोली उसके लिए प्राण घातक होती है और अंत में वह मर जाता है। लेकिन जब वह मृत्यु शैया पर जाता है बच्चों, तो मृत्यु शैया पर उसकी नजरों के आगे दो ही चीजें मंडराती हैं, एक सूबेदारी का कहा वचन और दूसरा उसका आम के बगीचे में, आम के बाग में कीरत सिंह के साथ आम खाना। कीरत सिंह जो उसका भतीजा था, जिसकी गोद में वह सो करके अपना सर रख करके और सारा जीवन जो है वह बिता देना चाहता था। दो ही चीजें याद आती है मृत्यु शैया पर। मृत्यु शैया पर दो चीजें याद आती है, एक सूबेदारी का कहा वचन और दूसरा याद आता है उसका आम का बगीचा, जहाँ आम के बाग में कीरत सिंह के साथ वह आम खाता है। सूबेदारी ने बचपन के उन संबंधों के बल पर नाना सिंह पर जो भरोसा किया था, उसी भरोसे के बल पर उसने अपने पति और अपने पुत्र की जीवन रक्षा की भीख मांगी थी। नाना सिंह जान देकर के उस भरोसे की रक्षा करता है। नाना सिंह जान देकर के उस भरोसे की रक्षा करता है। यह विश्वास और त्याग सूबेदारनी और नाना सिंह के संबंधों की पवित्रता और गहराई पर मुहर लगा देता है। स्त्री पुरुष के बीच यह बिल्कुल नए तरह का संबंध है। 25 साल बाद अगर कोई कुछ करने के लिए कहे और उसे वो निभा रहा है, तो यह उसकी पवित्रता का संबंध है। यही जो है वो यहाँ पर बताया गया है कि नाना सिंह के संबंधों की पवित्रता और गहराई पर मुहर लगा देता है। स्त्री पुरुष के बीच यह बिल्कुल नए तरह का संबंध है और इस दृष्टि से नाना सिंह एक नए तरह का नायक है, जो नए सूक्ष्म रूमानी मानवीय संबंधों की एक आदर्श मिसाल सामने जो है वो रखता है। रूमानी मतलब रूह से जुड़ी हुई जो है वो संबंधों की व्याख्या करते हुए जो नाना सिंह है, वो नाना सिंह एक नया जो है वो नायक के रूप में उभर करके सामने आता है। अपने व्यक्तित्व की उन ऊंचाइयों के बावजूद उसकी जो मृत्यु है वो त्रासद कही जाएगी। उसकी चतुराई और उसकी साहसिकता, जिसके कारण जर्मनी को शिकस्त खानी पड़ी, इस योग्य भी नहीं समझी जाती कि कम से कम मृत्यु की सूचना में इतना उल्लेख तो होता कि युद्ध के दौरान नाना सिंह कितना साहस दिखलाते हुए प्राणोत्सर्ग किया, बल्कि समाचार इस रूप में छपता है कि मैदान में घावों से मरा। उसके वीरता की पराकाष्ठा नहीं लिखी जाती है, समाचार में केवल ये लिख दिया जाता है कि मैदान में घावों से मरा। इससे यह जाहिर होता है कि जिस सूबेदारनी के कारण इसके पति और पुत्र की रक्षा करता है, उसके लिए भी नाना सिंह का बलिदान अकारथ ही चला जाता है। नाना सिंह का ऐसा दुखद अंत उसे त्रासद नायक बना देता है। यानी नाना सिंह बलिदान दे देता है, लेकिन उसके बलिदान का कोई मोल नहीं होता है। समाचार में छपता है कि घावों के कारण मर गया। नाना सिंह घाव के कारण मरने वाला व्यक्ति था, अदम्य साहसिक व्यक्ति था, अदम्य साहसिक शौर्यवान व्यक्ति था और उसने बलिदान दिया और उस बलिदान को जो है वहाँ पर कोई भी जो है वो सम्मान नहीं दिया। उसने कहा था, शीर्षक कहानी का सारांश सब दिखना है बच्चों। अभी बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पहले वीडियो में जो है वो हम लोगों ने अपलोड किया है। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों हम अपलोड करेंगे, आप पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों देख लीजिएगा। हालांकि ये जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो महत्वपूर्ण है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस पर हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। इससे पहले भी एक वीडियो है, वो वीडियो भी आप जा करके देखिएगा। वो पार्ट 1 होगा और ये पार्ट 2 होगा, 2 वीडियो अपलोड करेंगे, या कोशिश ये करेंगे कि दोनों ही वीडियोज़ को एक में कर दें। अच्छा ये होगा पार्ट 1 पार्ट 2 आप दोनों ही वीडियो देखिए। अब जो है वो हम लोग उसने कहा था अध्याय का जो है वो हम लोग पूरा सारांश देखेंगे बच्चों। अभी तक जितना हम लोगों ने प्रश्न पढ़ा, उस प्रश्न में नाना सिंह, सूबेदार हजारा सिंह, बोधा सिंह, कीरत सिंह, सूबेदारनी, सब के बारे में जाना है। अब उन सब का जो सम्मिलित भाव है, जो उस कहानी का सारांश है, वो सारा का सारा सारांश हम लिख देंगे। हालांकि नाना सिंह जाता है फ्रांस में लड़ने के लिए भारत की ओर से, और वह फ्रांस की भूमि पर लड़ते लड़ते शहीद हो जाता है और उसे तमगा क्या मिलता है कि वो घावों से मरा। नंबर 77 सैनिक घावों से मरा। घावों से नहीं मरा, उसके अंदर जो घाव थे, जो घाव उसने दबा करके रखे थे, 25 साल बाद मिला था सूबेदारी से, उस घाव से वो मरा। वो घाव जिसका जिक्र समाचार पत्र में किया गया, वो तो कुछ अलग घाव है। उस घाव की बात क्या करनी,
उसका घाव तो यहाँ था, यहाँ जो 25 साल से हृदय की आंतरिक गहराइयों में दबा करके रखा था। शादी तक नहीं की थी, अविवाहित था वो। लेखक जो है इस बात का जिक्र ही नहीं करते हैं कि लाला सिंह ने शादी की भी है या नहीं की है। लाला सिंह के विषय में केवल यही बताते हैं कि कीरत सिंह एक ऐसा किरदार है इस कहानी में जो उनका भतीजा है, और उसी के गोद में सर रख करके वो अपना संपूर्ण जीवन बिताना चाहते हैं। कौन ऐसा होगा जो भतीजे के गोद में सर रख करके अपना जीवन बिताना चाहेगा, अपने परिवार के साथ जीवन बिताना चाहेगा। आशय यह है बच्चों कि उसने विवाह ही नहीं किया, तो जख्म ने तो पहले ही उसे मार दिया था। खैर मैं भावनाओं में बह जा रहा हूँ, ध्यान देते हैं। उसने कहा था अध्याय पर प्रस्तुत कहानी, उसने कहा था ब्रिटिश सेना में कार्यरत एक फौजी की कहानी है, और फौजी का नाम जो है वह लाला सिंह है, जो ब्रिटिश फौज की सिख रेजिमेंट के एक जमादार लाला सिंह के अपूर्व शौर्य, एक सैनिक की महत्वाकांक्षा एवं मनोदशा की सफल अभिव्यक्ति की यह कहानी है। साथ ही साथ अदम्य साहस का इस कहानी में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने सजीव चित्रण किया। 12 वर्ष की आयु में किशोरावस्था में लाला सिंह अपने मामा के यहाँ आया था, और उसकी भेंट एक 8 वर्ष की बालिका से एक दुकान पर हो जाती है, और वह भी मामा के घर ही आई हुई थी। इसी बीच उसकी मुलाकात उस लड़की से प्रायः बाजार में हो जाया करती है। वह उससे पूछ बैठता है कि उसकी शादी पक्की हो गई है, उसकी कुड़माई हो गई है। उत्तर में लड़की शर्मा कर धत कहकर चली जाती थी। एक दिन उसके पूछने पर लड़की ने कहा कि कल एक दिन पहले उसकी सगाई हो गई। यह सुनकर वह काफ़ी उद्विग्न हो जाता है, काफ़ी उब जाता है, उसका हृदय टूट जाता है। कालांतर में लाला सिंह ब्रिटिश फौज के सिख रेजिमेंट में भर्ती हो गया। कुछ समय बाद लाला सिंह जो है वो सिख रेजिमेंट में भर्ती हो जाता है, जब थोड़ा सा और युवा होता है, और वह बीच में छुट्टी लेकर घर आया हुआ था। लड़ाई पर जाते समय वह सूबेदार हजारा सिंह के घर पर रुका, और सूबेदार की पत्नी पर दृष्टि जाते ही वह स्तंभित रह गया। सूबेदार की पत्नी ने उससे जो है वह वचन और आग्रह किया कि उसके पति एवं एकमात्र पुत्र जो सिख रेजिमेंट में कार्यरत है उसकी सुरक्षा का वह विशेष ध्यान देगा, यानी वह सुरक्षा पर जो है वो विशेष ध्यान देगा। और यही कारण है कि युद्ध क्षेत्र में लाला सिंह ने अद्वितीय शौर्य का परिचय देते हुए उन दोनों की जो है वो रक्षा की। शत्रुओं की जर्मन सेना के आक्रमण को निष्फल कर दिया, और अपने साथियों के सहयोग से बड़ी संख्या में जर्मन सैनिकों को नेस्तो नाबूद कर दिया, मार गिराया और हताहत किया, किंतु स्वयं भी गंभीर रूप से घायल हो गए। सूबेदार को भी गोली लगी, और डॉक्टरों की राहत टीम के आने पर वह स्वयं न जाकर के सूबेदार और अन्य लोगों को गाड़ी पर बैठा दिया, और वह आत्मसंतोष से गर्वित था कि उसने जो वचन दिया था सूबेदार इनको, उस वचन को उसने पूरा किया। वह प्रेम जो 25 साल से हृदय में उसने दबाए रखा था, उसके एक बार कहने पर उसके वचन को निभा दिया, और वचन को निभा करके इस शरीर को छोड़ दिया, और वचन को निभाते हुए अपने शरीर का त्याग किया और शहीद हो गया। वो अलग बात है कि उसे जो है वो सम्मान नहीं मिला, उसे शहीदी का जो है वो तमगा नहीं मिला, उसे किसी प्रकार की कोई जो है वो चाह भी नहीं थी, उसे किसी प्रकार की कोई चाह नहीं थी कि सरकार के द्वारा उसे जमीन मिले, सरकार के द्वारा उसे सम्मान मिले, तमगा मिले, किसी चीज़ की उसे चाह नहीं थी। और यहाँ पर भी वही होता है कि वह स्वयं न जाकर सूबेदार एवं अन्य लोगों को गाड़ी पर भिजवा दिया, और वह आत्मसंतोष से गर्वित था। उसने सूबेदार की पत्नी द्वारा किए गए आग्रह एवं दिए गए वचन का पूरी तरह पालन किया। अंततः उसका प्राणांत हो गया, अंततः उसका जो है वो मृत्यु हो गया। और इस प्रकार से हम देखते क्या है कि प्रेम पथ पर चलते हुए लाला सिंह जो है वो अपने प्राणों की आहुति दे देता है अपने वचन को निभाने के लिए। ऐसा निश्चल प्रेम आज कहाँ देखने को मिलता है? आज के समय में ऐसा निश्चल प्रेम जो है वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। लाला सिंह अपने प्रेम के पथ पर चलते हुए और वचनों की गरिमा को बनाए रखने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे देता है। खैर, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय का पूरा प्रश्न उत्तर देखा। मैंने बताया ये जो है वो पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो जो है वो बहुत जल्द ही यूट्यूब चैनल पर साइंस जंक्शन पर अपलोड कर दिया जाएगा। इसके बाद इसी अध्याय का जो है वो पार्ट 2 भी जो है वो अपलोड किया जाएगा, जो कि ये पार्ट 2 वीडियो है। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए जो भी विद्यार्थी नए हैं वो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जितने भी नए नए वीडियोस अपलोड किए जाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। साथ ही साथ जो भी पुराने विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें ये सारा टॉपिक समझ में आया हो जो भावों से भरा हुआ था, तो वो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर करेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, क्योंकि आपका कमेंट ही है जो मुझे अगले वीडियो को शूट करने के लिए प्रेरित करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों का स्नेह ऐसे ही बना रहेगा। एक दिन ऐसा आएगा जब समय से पहले हम लोग इस सारे चैप्टर को जो है वो हिंदी के अध्याय को पूरा कर लेंगे, और साथ ही साथ ग्रामर का भी अध्ययन करेंगे। ग्रामर के भी कुछ बिंदुओं को, मुख्य बिंदुओं को हम लोग जानेंगे, लेकिन उसके लिए आपको बने रहना पड़ेगा।
साइंस जंक्शन यूट्यूब चैनल से, तो फिर देर किस बात की है। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।